बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द एंडोक्राइन पैथोलॉजी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है थायराइड रिलेटेड डिजीज़। तो थायराइड का आपको पता है कि थायराइड नॉर्मली फंक्शन कैसे करता है। हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज़ करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, वो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके दो लोब्स होते हैं, आपको पता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, वो रिलीज़ होता है और वो जाता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, एक्ट करता है वहाँ पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके, एंड देन देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ T3 T4। ठीक है, तो इस तरह तो हमारे पास नॉर्मलिंग फंक्शनिंग होती है थायराइड की। ठीक है, नाउ वी कम टू द थायराइड रिलेटेड डिजीज़। तो सबसे पहली जो चीज़ है, ब्रॉडली स्पीकिंग, थायराइड की मेन जो डिजीज़ हैं वो हैं थायराइडाइटिस। उसके बाद इसमें हम हशीमोटोज़ डिजीज़ पढ़ेंगे, ग्रैनुलोमेटस, रीडल थायराइडाइटिस, डिफरेंट टाइप की थायराइड। अगर हम फंक्शनिंग बेसिस पे देखें तो हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म मेन डिजीज़ होती हैं, एंड देन देयर आर ट्यूमर्स। तो हम इसी तरह इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास थायराइड रिलेटेड डिजीज़ में है थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस क्या है कि ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है थायराइड ग्लैंड की। आइटिस से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्या है, इन्फ्लेमेशन। अब डिफरेंट तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इन्फेक्शियस थायराइडाइटिस हो सकती है जो कि फॉलो अप करती है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होने के बाद। फिर है हशीमोटोज़ डिजीज़, ये क्या होती है हम डिटेल से देखेंगे। ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ होती है, इसको डिकोविरिन डिजीज़ भी कहते हैं और ये पेनफुल होती है। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। ठीक है, एंड देन द लास्ट वन इज़ रीडल थायराइडाइटिस। सबसे पहले हम इनको डिटेल में देखते हैं। हशीमोटोज़ थायराइडाइटिस सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हशीमोटो थायराइडाइटिस क्या होता है, एक तो आपको याद रखना है कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म होती है। ठीक है, अब आपको जो क्लिनिकल सिनेरियो आएगा वो एक क्वेश्चन इस तरह होगा कि एक 45 ईयर ओल्ड फीमेल है। ज़्यादातर फीमेल्स के साथ ये रिलेट करती है डिजीज़, क्योंकि ऑटोइम्यून इटियोलॉजी की है। तो फीमेल पेशेंट है जो कि प्रेजेंट किया है एक्जिडीमा के साथ। ठीक है, और उसके अंदर जी वो कंप्लेन करती है कि वो बहुत ड्राउजी फील करती है। ठीक है, ड्राउजीनेस की कंप्लेन है, डिजीनेस की कंप्लेन है। उसके साथ वो वेट गेन की कंप्लेन करती है। एंड देन जैसे कि जब हम उसके लेवल्स कराते हैं लैब्स में तो T3 T4 के लेवल जो हैं वो कम हैं और TSH के लेवल्स रेज्ड हैं। ठीक है, और क्लिनिकल सिनेरियो में ये भी आ सकता है कि एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज़ मिली है हमें, या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनी है। तो ये सारे क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर जो हैं आपको मिल सकते हैं पॉइंट्स, क्लूज। ठीक है, बहुत इजी है डायग्नोज करना है, इसका इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए। एंड नाउ वी कम टू इट्स डिटेल्स। हशीमोटोज़ थायराइडाइटिस क्या होती है। हशीमोटोज़ थायराइडाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि रिलेटेड है HLA-DR5 के साथ। ठीक है, HLA-DR5 के साथ। और इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल फेलियर ऑफ द थायराइड फंक्शन। ये क्या है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अच्छा, हशीमोटोज़ थायराइडाइटिस के अंदर आपको याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म होता है। ठीक है, अच्छा, ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर होता है और 45 से 65 ईयर्स के दरमियान में होता है। और जो जो आपको बात याद रखनी है कि इसके अंदर एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जेनेटिक बेसिस पे देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारे पास हशीमोटो डिजीज होती है। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि टी सेल्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी में जीन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि टी सेल के रिस्पॉन्सेज कंट्रोल कर रही होती है एक जीन जिसे हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन 4। ठीक है, सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में CTLA4। ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो जीन होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन टायरोसिन फास्फेटेज 22। ठीक है, PTPN22। ये दो जीन्स होती हैं जो कि क्या कर रही होती हैं, टी सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब क्या होगा कि इनके अंदर म्यूटेशन या पॉलीमॉर्फिज्म आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये प्रॉपरली टी सेल के रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल नहीं कर रही होती। तो जब ऐसा होगा तो टी सेल जो होंगे वो अपनी ही एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, मतलब ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और जब ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, थायराइड के जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे। अब हम पैथोजेनेसिस को इसी बेस पे देखते हैं। देखो, नॉर्मल एपिथेलियम थी थायराइड की। ठीक है,
जेनेटिक फैक्टर जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया उनकी वजह से क्या होगा कि सेल्फ टॉलरेंस जो होगी वो ब्रीच हो जाएगी। अब सेल्फ टॉलरेंस ये होता है कि नॉर्मली जो हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं वो अपनी बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम नहीं करते, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अपनी जो सेल की हमारी सेल्फ एंटीजेंस है उनके अगेंस्ट भी ये रिएक्टिव हो जाएंगे, टी सेल्स, बी सेल्स, इम्यून सेल्स, मतलब सिंपल वर्ड्स में। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड के जो सेल्स होंगे थायरोसाइड्स, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब ये तीन तरह से हो सकती है, या तो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल हों जिनको हम CD8 पॉजिटिव कहते हैं, या साइटोटॉक्सिक CD4 मतलब थायराइड हेल्पर सेल्स जो होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं। ठीक है, या फिर बी सेल एक्टिवेट हों और वो क्या करें, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करके थायराइड ग्लैंड के या थायराइड सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दें। ठीक है, तो ये तीन तरह से हो सकता है कि डिजीज़ प्रोग्रेस करे। सबसे पहले जो हमारे पास है CD8 टॉक्सिक, आपको पता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट थायराइड मतलब सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये भी यही करेंगे। CD8 4 सेल्स जो होंगे वो थायराइड एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसकी वजह से क्या होगा, सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म होगी। दूसरा हो सकता है टी हेल्पर सेल्स। अगर टी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, टी हेल्पर सेल्स रिलीज करते हैं इंटरफेरोन गैमा। अब आपको पता है कि इंटरफेरोन गैमा का फंक्शन होता है कि वो क्या करे, मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन कराता है या रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, तो अब मैक्रोफेजेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस जाके थायराइड सेल्स के साथ बाइंड करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, अपने जितने एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, ये कह लें फ्री रेडिकल्स रिलीज करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, थायराइड एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में टी हेल्पर सेल्स इंटरफेरोन गैमा रिलीज करेंगे जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, मैक्रोफेजेस जो होंगे वो डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करेंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, साइटोकाइन मीडिएटेड थायरोसाइड्स इंजरी हो जाएगी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास कि अगर प्लाज्मा सेल्स बी सेल एक्टिवेट होते हैं जो कि प्लाज्मा सेल्स को बनाते हैं, एंड प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो थायराइड के सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी पेरोक्सीडेज, ये रिसेप्टर बेसिकली ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बन जाती है। अब क्या होगा, एक एंटीबॉडी जाएगी, वो एंटीबॉडी जो होगी वो इस तरह करके, आपको पता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ये FC पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी का, अब ये एंटीबॉडीज ये थायराइड सेल्स की एपिथेलियम है और इसके ऊपर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर गई है ये एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज अटैच टू द थायराइड एपिथेलियल सेल्स, ये अटैच होगी। अब इनके साथ, इन एंटीबॉडीज़ के साथ आके नेचुरल किलर सेल्स जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। अब नेचुरल किलर सेल्स FC पोर्शन के जरिए बाइंड करेंगे एंटीबॉडी के ऊपर और उसके थ्रू मीडिएट करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड सेल्स। ठीक है, तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी। तो सिंपल में मैं अगर रिवाइज कर सकूं पैथोजेनेसिस को, तो ये इस तरह है कि हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर कुछ जीन्स जो होते हैं जो कि एसोसिएटेड हैं HLA-DR5 के साथ, उनके अंदर म्यूटेशन होती है। स्पेसिफिकली स्पीकिंग टी सेल रिस्पॉन्स कंट्रोलिंग जीन्स जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन या CTLA4 या PTPN22, उनके अंदर मसला होगा जिसकी वजह से टी सेल के रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिसरेगुलेट हो जाएंगे। तीन तरह से होंगे डिसरेगुलेट, या तो हो सकता है कि टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हों वो जाके थायराइड सेल्स को डायरेक्टली, साइटोटॉक्सिक हैं, किलर हैं, वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर हेल्पर सेल एक्टिवेट हों वो इंटरफेरोन गैमा रिलीज़ करेंगे जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा और मैक्रोफेजेस अल्टीमेटली क्या करेंगे, साइटोकाइन रिलीज़ करके थायराइड सेल की डिस्ट्रक्शन करा देंगे। या फिर ऐसा हो कि बी सेल एक्टिवेट हों, प्लाज्मा सेल्स को बनाएं और वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाएं, एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो थायराइड सेल्स के रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगी और फिर उन एंटीबॉडीज़ के साथ आके नेचुरल किलर सेल्स बाइंड करेंगे और वो मीडिएट करेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायराइड सेल्स और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये हाशिमोटोस की पैथोलॉजी थी, आई होप आपको समझ आएगी। अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी को। अब ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, ग्रॉसली अगर देखेंगे तो हमारे पास डिफ्यूज एंड सिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगी। ये क्यों होगी, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब थायराइड T3 T4 जो होता है ना, ये जब कम हो जाते हैं तो TSH जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब TSH क्या करता है, आता है और थायराइड सेल्स के ऊपर जो रिमेनिंग थायराइड सेल्स होते हैं उनके ऊपर बाइंड करता है और उनको कहता है कि जी और T3 T4 बनाओ। अब उनका क्या होता है, कंपनसेटरी पहले क्या होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है तो इनकी भी एट्रोफी होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो इनिशियली वो टी सेल आए थे, TSH आया था, उसकी वजह से इनलार्जमेंट होती है। सेकेंडली इनलार्जमेंट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि लिम्फोसाइट्स आए हुए हैं, ऑटोम्यून है हमारे पास, ऑटोम्यून की वजह से हमारे पास मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, वो इन्फ्लेमेशन कराएंगे और अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ स्वेलिंग होती है, तो ये इसलिए इनलार्ज होगा। ठीक है,
फिर हमारे पास क्या है, ग्लैंड इज़ फर्म एंड नोड्यूलर। अब नोड्यूलर क्यों बनता है, बेसिकली वही वजह है। जब ये एक सेल फॉलिकल पड़ा हुआ है, फॉलिकल पड़ा हुआ है, इसके आसपास क्या इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे स्कारिंग होना शुरू हो जाती है। तो इन फॉलिकल्स के आसपास क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर बहुत ज़्यादा स्कारिंग और फाइब्रोसिस हुई होती है, तो ये अपीयर होते हैं जैसे कि नोड्यूल्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, कट सरफेस देखेंगे तो पेल टैन एंड शो अटेन्यूएशन ऑफ द नॉर्मल लोबुलेशन। नॉर्मली क्या होता है कि थायराइड के लोब्स होते हैं, ठीक है, इस तरह एक कनेक्टिव टिश्यू के जरिए लोब्स बने होते हैं। अब क्या होगा कि ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब जब डिस्ट्रॉय होने शुरू होंगे तो इनकी जो लोबुलेशन हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको आई होप सो ग्रॉस अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी माइक्रोस्कोपी क्या है। अब सिर्फ पैथोलॉजी को ही रिवाइज करें इसकी तो आपको इसकी बड़ी आसानी से माइक्रोस्कोपी भी समझ आती है। अब इधर देखें क्या हो रहा है, ये देखें हमारे पास जो फॉलिकल्स हैं वो नॉर्मल से बहुत छोटे हो गए हैं, ठीक है। तो पहली चेंज जो हमें नज़र आ रही है वो है कि थायराइड के जो फॉलिकल्स हैं वो स्मॉल हैं। दूसरी चेंज इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आती है, आप देख रहे हैं कि नॉर्मल थायराइड के अंदर इस तरह इतने ज़्यादा स्ट्रोमा के अंदर ये ब्लू सेल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नहीं होंगे। ये क्या है, ये लिम्फोसाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तीसरी अब नॉर्मल चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ये आप देखेंगे क्या है हमारे पास, ये एक लिम्फाइड फॉलिकल है और जिसके अंदर जर्मिनल सेंटर्स हैं, ये भी आपको नज़र आ रही हैं। ये तीसरी अब नॉर्मल चीज़ नज़र आ रही है। अगर इसको पिक्चर को ही देख लें तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है कि थायराइड के जो नॉर्मल पैरेन्काइमा है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आ रही हैं, ठीक है। लिम्फॉइड फॉलिकल नज़र आ रहा है जिसके अंदर जर्मिनल सेंटर्स हैं। अब हम देखें सेल्स को, अगर सेल्स की बेसिस पे जाके देखें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि इन सेल्स के अंदर क्या है, ग्रैनुलर एपिथेलियम, इन सेल्स के अंदर हमें ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है। मतलब इतनी जूम पिक्चर है, इसमें इतना क्लियर तो नहीं है बट ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं इंजरी की वजह से। इंजरी की वजह से क्या होता है, हर्टल सेल मेटाप्लेजिया होता है। अब हर्टल सेल मेटाप्लेजिया बेसिकली है क्या कि जो हमारे पास ये फॉलिकल्स के एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोमिनेंट होते हैं इनके अंदर, तो इसको हम कहते हैं हर्टल सेल चेंज, ठीक है। और फाइब्रोसिस आपको ऑब्वियसली नजर आएगी, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी हीलिंग की वजह से फिर क्या बनता है, फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हेशिमोटोस थायराइडाइटिस था। इसकी अब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन या एसोसिएशन और किस तरह से, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो खतरा रहेगा कि और ऑटोइम्यून डिजीज़ में HLA के साथ एसोसिएटेड है, तो HLA DR8 वगैरह जो हैं वो आपको बताया कि रूमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, SLE हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से वो ये भी पॉसिबल है। बी सेल नॉन हाजकिन लिम्फोमा हो सकता है, पेपिलरी कार्सिनोमा के चांसेस होते हैं। क्लिनिकल कोर्स आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड होगी और ज़्यादातर वुमेन के अंदर होगा, क्लिनिकल सिनेरियो जब समझाया था। अच्छा, इसमें एक बात लिखी हुई है कि इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म होती है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न आप लोग सोचें, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि T3 और T4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, बनने के साथ ही रिलीज़ नहीं हो जाते ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। वो बेसिकली क्या होते हैं, स्टोर होते हैं थायराइड फॉलिकल के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो जब उनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो इनिशियली वो जो स्टोर्ड T3 T4 है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इनिशियली हाइपरथायराइडिज्म की एक छोटी सी फेज़ होती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, T3 T4 कम हो जाते हैं, TSH बहुत ज़्यादा होता है। ग्लैब्स पे भी देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा, T3 T4 जो होंगे वो कम होंगे, TSH जो होगा वो ज़्यादा होगा। और लैब्स में आपको क्या नज़र आ जाएगा, एंटी थायराइड परऑक्सीडेज और एंटी थायरोग्लोबुलिन, ठीक है। ये दो एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। ओके, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।